तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये वाला चैप्टर ना थोड़ा सा टफ लग सकता है पर ये टफ है नहीं। ठीक है, तो हम बिना बात के स्टार्ट करते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड होता है सोर इन टेस्ट। सोर का क्या मतलब होता है? सोर का मतलब होता है खट्टा। एसिड खट्टा होता है टेस्ट में। अब देखो, हर चीज को तो आप अगर कोई से भी एसिड को आप उसे चाट चाट के तो देखोगे ना कैसा है वो टेस्ट में, कैसा है, बिटर है, सोर है, क्या है। तो इसलिए ना एक इंडिकेटर भी बनाए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अभी हम एसिड की बात करें कि एसिड होता क्या है। तो एसिड अगर टेस्ट के बारे में बात की जाए तो एसिड सोर इन टेस्ट होता है और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, उसको टर्न कर देता है। अगर रेड लिटमस है तो वो ब्लू में बदल जाएगा जब वो एसिड में डाला जाएगा। और एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि एसिड के अंदर H प्लस आयंस होते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और एसिड कोरोसिव होता है, बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव होता है, तो इसे हमें थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए इससे हमें, ये क्योंकि हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। तो अब मैं आपको बोल रही थी कि सारे चीजों को हम वो टेस्ट करके तो देखेंगे नहीं कि क्या कौन सोर है कौन बिटर है। बिटर बेसिस होते हैं और एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो अब हम उसे सबको अपने माउथ से टच नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इंडिकेटर बनाए गए हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिड है या फिर वो बेस है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो इंडिकेटर बताता है हमें। और ये भी बहुत तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। ये स्टार्टिंग से पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब जब इसको एसिड में डाला जाए, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करा जाए तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस में वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पढ़ रहे हैं। इधर मैंने टू लिख दिया है पर इधर ये थ्री है, क्योंकि तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑल्फैक्टरी। नेचुरल को तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो कि नेचुरल मतलब कि जो हमें नेचर से मिलता है। जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, हमें उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़े, जो नेचर से अपने को मिल रहा है। रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटोनिया एंड जेरेनियम, ये सब से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड या फिर बेस। तो अब देखो, हमने इंडिकेटर ले लिया टर्मरिक है। टर्मरिक का नेचुरल कलर जो होता है वो पहले से शुरुआत से येलो कलर का होता है। तो अगर उसमें एसिड मिलाया जाए तब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर अगर उसे बेस के साथ मिला दिया जाए ना तब वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। और अब हमने ले लिया रेड कैबेज जूस, जो कि होता है पर्पल कलर का। अब एसिड में तो वो रेडिश हो जाएगा और बेस में जाकर वो बेस के साथ रिएक्ट करके वो ग्रीनिश येलो हो जाएगा। फिर हम दूसरे टाइप के इंडिकेटर पे बढ़ते हैं। नेचुरल अपने को समझ में आ गया, जो नेचर से जो इंडिकेटर बन सकते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीफ या फिर टर्मरिक, ये सब से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। अब हमने ले लिया सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में आ जाते हैं मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन। इसको हम यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। सबका इंडिकेटर का तो एक ही काम है कि वो बताते हैं कि एसिड या बेस है। अब उसके आगे जो लग रहा है या तो वो नेचुरल है, तो वो नेचर से प्राप्त चीजों से हम पता लगाएंगे। और सिंथेटिक है तो सिंथेटिक मतलब मिथाइल ऑरेंज जो मैन मेड होता है। तो मिथाइल ऑरेंज ना, ऑरेंज से याद कर लेना कि उसका नेचुरल कलर ऑरेंज ही होता है। पर जब एसिड, एसिड मतलब खतरा, तो वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, बेस में जाकर वो ऑरेंज से येलो बन जाता है। ठीक है, फेनोफ्थलीन जो होता है, फेनोफ्थलीन कलरलेस ही होता है और एसिड में जाकर भी कलरलेस ही रहता है। कलरलेस ही रहता है, बेस में जाकर वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये थोड़े से कलर की मैं चेंज बता रही हूँ कि अगर एसिड में है तो वो हम कैसे पता लगाएं कि कौन से में वो एसिड है कौन से में बेस है। तो नेचुरल कलर भी बता रही हूँ उनका कि मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में जाके खतरा, खतरा आ जाता है, खतरा मतलब रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद बेस में जाकर वो येलो कलर का हो जाएगा। और ये देखो, ये जो तीनों है ना, ऑरेंज, रेड, येलो, ये तीनों तो एक ही लाइन में आ जाते हैं ना। जैसे कि पहले सबसे लाइट
येलो, फिर उससे थोड़ा डार्क ऑरेंज, फिर रेड। तो ये तो याद हो जाएगा आराम से। फेनोफ्थिलीन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस ही रहता है, बेस में जाकर वो पिंक हो जाता है। अब आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर पर। ऑल फैक्ट्री आपने पहली बार सुना होगा या फिर जब भी सुना होगा, तो फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता क्या है ब्रो? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जो सब्सटेंसेस से वो स्मेल के थ्रू हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उन इंडिकेटर्स को हम ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। जैसे जैसे कि अनियन हो गया, तो एसिड में उसकी ना कोई स्मेल नहीं होगी, पर बेस के साथ रिएक्ट करने पर उसकी एक स्मेल पता चलेगी अपने को, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो अनियन ना बेसिक है। वनीला एसेंस हो गया, वनीला एसेंस का एसिड में कोई सी स्मेल नहीं आएगी और बेस में वो स्मेल हमें वो सूंघने को मिलेगी, हमें स्मेल आएगी हमें वनीला एसेंस की बेस में। मतलब कि इतना तो पता चल गया कि जो अनियन है और वनीला एसेंस है वो एसिड में तो कोई सी स्मेल नहीं देते, पर बेस में ही देते हैं, जो भी स्मेल देते हैं उनकी जो भी अलग सी स्मेल आती है वो। अब हम बेसिस की बात करते हैं। एसिड हमें पता चल गया, एसिड होता है सोर इन टेस्ट, और क्या पढ़ाया था? कोरोसिव होता है। और क्या पढ़ाया था? कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना? ये बताया था। और क्या बताया था? और बताया था कि वो H प्लस आयंस को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम बेसिस की बात करते हैं। बेसिस बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर मतलब होता है कड़वा। कड़वा और खट्टा अलग अलग होता है। सोपी, सोपी टू टच, मतलब हम उसे टच करते हैं ना तो वो सोपी सोपी सा लगता है, साबुन जैसा लगता है। और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे रेड लिटमस होगा तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा जब वो बेस के साथ रिएक्ट कराता है। और ये भी इक्वल ही कोरोसिव है जैसे कि एसिड है। एसिड और बेसिस दोनों ही कोरोसिव होते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे उसमें बताया था कि वो H प्लस आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वैसे ही बेसिस OH माइनस आयन्स होते हैं बेसिस के पास, ठीक है। अभी हम आगे दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि H प्लस आयन्स एसिड में होते हैं और बेसिस में OH माइनस आयन्स होते हैं। अब उससे पहले हम पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होते क्या है। मतलब ये अब क्या आ गया, ये कौन सी बात आ गई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा बाद में 2.3 पर है जाकर कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। पर मैं पहले बता रही हूँ क्योंकि अभी हम एसिड और बेस की बात कर ही रहे हैं, तो हम पहले ही पढ़ लेते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी आ रखा है। 2024 में जो बोर्ड हुआ है मार्च में, 2 मार्च को जो साइंस का बोर्ड हुआ है, उसमें सेट 2 में ये वाला क्वेश्चन आया था। और सेट का मुझे पता नहीं है सेट 1 में आया था नहीं आया था, पर सेट 2 में मैंने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन आया था। स्ट्रॉन्ग एसिड हमें बताना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते हैं, उनको हमें आयोनाइजेशन के फॉर्म में हमें बताना है, उनकी डेफिनेशन देनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो टोटली आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में और H प्लस आयंस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया HCl। इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जो एसिड ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गए, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन एसिड होते हैं ना वो पूरे पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, पूरे घुल मिल जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना देते हैं, ठीक है। और एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, मतलब कि पूरे तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं, उन्हें वीक एसिड बोलते हैं। जैसे कि हो गया CH3COOH, या तो बोले तो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं और वीक एसिड कौन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में और H प्लस आयन को फॉर्म करते हैं, क्योंकि एसिड H प्लस आयन ही फॉर्म करता है। और एसिड जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, सॉरी मैंने इधर एक चीज गलत लिख दी कि ये भी, क्योंकि एसिड की ही बात हो रही है, मैंने इधर OH माइनस लिख दिया। ये भी H प्लस आयंस ही फॉर्म करेंगे, पर ये पार्शियली आयोनाइज होकर H प्लस आयन को फॉर्म करेंगे। ये जो H प्लस आयन को फॉर्म करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वो हाई अमाउंट के होंगे और
लार्ज अमाउंट के होंगे, पर जो वीक एसिड होंगे वो लेस अमाउंट के H प्लस आयन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कि फुली आयोनाइज्ड होते हैं सॉल्यूशन में, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH2, ये सारे जो होते हैं ना, ये फुली आयोनाइज्ड होते हैं और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में OH माइनस आयंस को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं उन्हें हम वीक बेसिस कहते हैं। और ये जो OH माइनस करते हैं ना, आयंस को फॉर्म करते हैं, पर ये जो फॉर्म करते हैं वो बहुत थोड़ी सी ना कम अमाउंट में होता है और ये वाला हाई अमाउंट में होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं वीक बेसिस का NH4OH, और स्ट्रॉन्ग का तो बता ही दिया मैंने NaOH। ठीक है, और इसमें लेस होगा, मैं इधर लिख देती हूँ हाई अमाउंट ऑफ OH, इधर लेस अमाउंट ऑफ OH। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि जब एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तब होता क्या है। जब एसिड ना मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने अभी आपको 3 बताए, एक था HCl, एक था H2SO4, एक था HNO3। ठीक है, अब मेटल भी ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग Na को ले लिया। अब इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो एक सॉल्ट बनेगा और H2 गैस रिलीज होगी। देखो ये Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस Cl माइनस के साथ चला जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और H2 गैस रिलीज होती है, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जहां पर रिलीज हो रही होती है अगर हम उसके साथ में मैचस्टिक जला के लाते हैं तो उधर से एक पॉप साउंड आती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस ही निकल रही होती है। बेसिस ना मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं पर कुछ कुछ कर लेते हैं, जैसे कि हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया ना, तब सोडियम जिंकेट बना, Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट MCQ में क्वेश्चन आया था। सोडियम जिंकेट बना प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और बेसिस जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, पर जब करते हैं, जिसके साथ करते हैं, जैसे जिंक के साथ करते हैं, तो वो सोडियम जिंकेट बनाया उन्होंने और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया, मतलब कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाया। अब मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया हमने, अब हम करवाएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ या तो हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो अब हम दोनों को कराएंगे ना तो सेम चीज निकलेगी, सॉल्ट CO2 प्लस H2O। इसमें भी सॉल्ट CO2 प्लस H2O, यही चीज निकलेगी जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल पहले आएगा बाद में हाइड्रोजन आएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब क्या एसिड को जब हमने मेटल कार्बोनेट के साथ कराया, एसिड हमने ले लिया एसिड हमने ले लिया HCl स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लिया। उसके बाद फिर मेटल कार्बोनेट बोला था ना, तो Na तो सिर्फ ले नहीं सकते थे, कार्बोनेट है तो CO3 भी लगाना पड़ा और उसकी वैलेंसी 2 है। कुछ ऐसा हुआ, Na इधर CO3, NaCO3, Na की वैलेंसी 1 होती है, CO3 की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसा ऐसा क्या बन गया अभी, Na2 Na2CO3, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को जब हमने HCl के साथ करवाया रिएक्ट, तब एक तो देखो, अब इधर एक चीज देखो, Na जो था वो ये प्लस होता है, Cl माइनस के साथ चला गया, इतना तो चला गया। उसके बाद अब क्या बचा, H और CO3 बचा, तो इधर O3 है और C भी है अपने पास, तो H2O लिख सकते हैं हम। इधर हमने H2O बन गया और उसके साथ ही साथ CO2 भी बन गया। ठीक है,
वैसे ही हमने एसिड दोबारा से HCl लिया और हमने लिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करवाया तो एक तो NaCl बनना ही था अपना, सॉल्ट बन गया। उसके बाद इधर H एक O ले लिया, H2O बन गया, और उसके साथ ही C बचा था, C लिख दिया, O दो बचे थे तो दो O लिख दिया, CO2 बन गया। ठीक है, इतना समझ आ गया कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है, और एसिड जब मेटल के साथ करता है रिएक्ट तब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पर ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। CO2 और H2O दोनों में 2 आ रहा है, CO2 H2O। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा याद। और बेसिस ज्यादा के साथ रिएक्ट नहीं करते मेटल के साथ, जिसके साथ करते हैं उसके साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और एक खुशखबरी है कि बेसिस मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब जब एसिड और बेस, अब देखो बेसिस हमने सिर्फ पढ़ा कि अभी तक मेटल के साथ करते हैं, वो भी कुछ कुछ के साथ ही करते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं करते हैं, हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट के साथ नहीं करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ भी नहीं करते हैं। तो अब हम अगर एसिड और बेसिस दोनों को एक दूसरे से ही करा दें तो क्या बनेगा? जब हम एसिड और बेसिस दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करा दें तब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बताना एक बार। हमने पढ़ा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जब सेम एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर बोले तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, MHCO3, मेटल का M लिया है मैंने, MHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या बनता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, यही बनता है। ऐसे ही कुछ बताया मैंने, CO2 प्लस H2O, कुछ ऐसा सा है ना। उसके अलावा बेसिस तो रिएक्ट करते ही नहीं है। उसके अलावा अभी क्या बता दिया मैंने आपको, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, इतना से ही तो बताया अभी तक, और कुछ कहाँ बताया मैंने, इतना ही तो बताया। जब एसिड मेटल के साथ करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, इतना सा बस। और जब बेस मेटल के साथ करेगा जो एसिड मेटल के साथ किया था वही बनेगा, क्योंकि बेस तो सारे मेटल के साथ करता ही नहीं रिएक्ट, कुछ कुछ के साथ तो करता है। अच्छा, जो हमने ये पढ़ा ना कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होकर सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी लिख दी कि द रिएक्शन इन विच एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एसिड हो गया HCl, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। जब इनको रिएक्ट कराया तो NaCl के साथ चला जाएगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला गया। अब इधर 2 H है और एक O है, क्या बनेगा? H2O। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी बता दिया कि बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, बेसिस नॉट रिएक्ट। ठीक, अब मेटेलिक ऑक्साइड से के साथ अगर एसिड को रिएक्ट करा दिया तब क्या होगा? अरे चिंता मत करो भाई, ऐसा कुछ अलग से नहीं आ गया, कुछ अलग सा भूकंप नहीं आ गया। मेटेलिक ऑक्साइड्स जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं, तो अगर एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो अभी बताया मैंने सॉल्ट और वाटर बनाता है, तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ बात थी क्या? ये कितना तुच्चा सा टॉपिक है यार, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड तो ऐसे लिखा है जैसे हम तो डर ही जाएंगे। मेटेलिक ऑक्साइड्स होते कैसे हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स तो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है, इतना अपने को पता है। ठीक है,
अब देखो इधर, अब देखो वही वही चीज को ले आए, बस इधर नॉन लगा दिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब बेस के साथ कराते हैं। अब देखो हमें फुद्दू समझ रखा है क्या, इधर देखो बेस है, ये नॉन, अब मेटालिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर था तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा ना, ये भी हमने को पता है ना, पता है ना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होता है, और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और वाटर बनाता है, इतना पता है। और न्यूट्रलाइजेशन इस रिएक्शन को कहते हैं हम। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सारे जो एसिड और बेस है उनके पास क्या चीज कॉमन है, ऐसी क्या चीज कॉमन है। तो देखो एसिड के पास H प्लस आयंस होते हैं और बेसिस के पास OH माइनस आयंस होते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। अभी तक मैं आपको इधर यही बता रही थी कि एसिड के पास H प्लस आयन होते हैं और बेसिस के पास OH माइनस आयंस होते हैं। जो एसिड के पास H प्लस आयन होते हैं वो कटायन की फॉर्म में होते हैं, और जो Cl माइनस हो गया वो अनायन होते हैं। जैसे कि HCl है तो इसमें देखो क्या चीज है, H प्लस, इसमें H तो है, H प्लस और Cl माइनस होता है, इतना भी पता है अपने को, H प्लस Cl माइनस। तो H प्लस तो इधर कटायन हो गया और अनायन हो गया Cl माइनस। अब दूसरा कोई सा एग्जांपल देते हैं, क्या देंगे कि H2SO4, H2SO4। अब इसमें भी देख लो आप कि इधर SO4 अनायन तो चेंज हो गया, H2SO4, SO4 के आगे माइनस लगता है, H तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो H प्लस तो आयन रहा, कटायन वही है और अनायन चेंज हो गया, SO4 लग गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया CH3COO, ये मैंने वीक एसिड ले लिया, COOH। ठीक है, अब ये वाला लिया है मैंने, तब इसमें देखो कि ये जो पूरा होगा ना ये नेगेटिव होगा और H तो पॉजिटिव ही रहता है, तो इसमें भी ये H पॉजिटिव आयन को फॉर्म कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि एसिड ना हमेशा H प्लस आयन ही फॉर्म करता है, और सेम चीज बेस के साथ है कि बेस हमेशा OH माइनस आयन फॉर्म करता है। जैसे कि हम एग्जांपल में NaOH ले सकते हैं, NaOH है तो इधर OH है, वैसे ही KOH है, NaOH हो गया। तो इन सब में जो अब पॉजिटिव टर्म होगा, जो कटायन होगा वो चेंज होता रहेगा पर अनायन वही रहेगा, मतलब कि क्या रहेगा, OH रहेगा। तो जिस जिसके लास्ट में OH आ गया वो बेसिस होते हैं, और जिसके पास H प्लस आयंस होते हैं वो एसिड्स होते हैं। और H प्लस आयंस रिलीज करते हैं एसिड, सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं, कोई ड्राई पर नहीं हो पाता है। वो ड्राई, जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्राई लिटमस पे एसिड का कलर क्या आएगा, तो ड्राई लिटमस पे वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा ना, वो अपने आयंस को कैसे रिलीज करेगा, उसके लिए उसको सॉल्यूशन चाहिए होता है। वो लिटमस पेपर वेट होना चाहिए या फिर वो सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो अपने एसिडिक प्रॉपर्टीज को दिखा पाएगा और बेसिस अपने बेसिक प्रॉपर्टीज को दिखा पाएंगे। अब देखो यार, अब ना हमें अगर एसिड को वाटर सॉल्यूशन के साथ मिलाना होगा ना, तो हम उसे कैसे मिलाएंगे, क्या हम वाटर में एसिड डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे, ऐसा हमें डाउट होता है हमेशा। और अगर हमने गलत प्रोसेस किया ना तो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो एसिड को हमें, मैं सही प्रोसेस बता रही हूँ कि एसिड को हमें वाटर में डालना चाहिए अलॉन्ग विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, उसे मतलब घोलते घोलते एक पाइप से ले सकते हैं, पाइप से उसको मिला रहे हैं साथ ही साथ, और थोड़ा थोड़ा कर करके उसमें एसिड को वाटर में डाल रहे हैं। अगर हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, और उस रिएक्शन की वजह से वो जो मिक्सचर है वो बाहर भी आ सकता है और ग्लास कंटेनर भी फूट सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट रिलीज करने लग जाता है। आप देखो, अब मैंने आपको इतना बताया, अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम जो H प्लस आयन की हमें हम बात कर रहे थे, वो अकेला क्या खड़ा हो सकता है क्या कहीं पर भी, वो अकेले 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 कि मैं, हाँ भाई मेरी पहचान है मैं H प्लस हूँ, ऐसा करके वो खड़ा हो, पता है क्या। तो देखो इसके लिए मैंने लिखा है कि
एक्सपेरिमेंट बुक की लाइन पढ़ देती हूँ आपके लिए कि द सेपरेशन ऑफ H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water। मतलब जो H plus ion होता है ना, वो वाटर की एब्सेंस में अकेला खड़ा हो ही नहीं सकता है। तो जब हमने अगर HCl को हमने H2O के साथ रिएक्ट करा दिया ना, तो H3O बनता है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl माइनस अलग बनता है। और अगर हम पर एक इसमें चीज है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज, या तो उसको H प्लस आयन से हम शो कर सकते हैं, या तो H प्लस, अगर वो H प्लस आयंस नहीं है तो हम उसको H3O पॉजिटिव इसके साथ शो कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि एसिड जो है ना, एसिड या तो वो H प्लस आयंस देते हैं, या तो अगर हम H प्लस आयंस को ही वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमने एसिड की बात करी, अब हमें बेस की भी बात करनी पड़ेगी। तो बेस क्या होता है? बेस हमने ले लिया जैसे NaOH। NaOH का जब वाटर में के साथ हमने रिएक्ट करवाया, डिसॉल्व करवाया, तो उसने Na पॉजिटिव दिया, OH माइनस दिया। के OH में हमने जब उसे वाटर के साथ डिसॉल्व किया तब उसने K पॉजिटिव दिया और OH नेगेटिव दिया। तो वैसे ही जैसे एसिड H प्लस या फिर H3O पॉजिटिव आयंस को जनरेट करते हैं वाटर में, वैसे ही सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वो OH माइनस आयन को जनरेट करते हैं, और जितने भी बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उनको हम अल्कलीज कहते हैं। क्या बताया मैंने कि जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस आयंस देते हैं, या तो वो H3O पॉजिटिव आयंस देते हैं, पर जो बेसिस होते हैं वो OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक है, और जब बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो हम उनको अल्कलीज कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि ना जो 0 वाला था वो ज्यादा एसिडिक था एज कम्पेयर टू 6, 1 वाला ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 6, 2 वाला ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 6। तो जितने वाला, ऐसे समझ लो ना, पीएच का जो ये स्केल है ना 0 to 6, ये वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक के। मतलब कि जितना छोटा उतना उसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। इधर ये जो सबसे छोटे अपने को दिख रहे हैं ना, वो ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज करेंगे। और पर ये जो अल्कली होते हैं, या फिर बोले तो बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, ये जो बेसिस होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस पीएच स्केल के। तो जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही इनकी OH माइनस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ती जाएगी। पर एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है, वो जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा H प्लस आयन को फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम आते हैं पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके जो अंदर जो पीएच होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच होता है वो 7.0 से 7.8 तक जाता है। और जब अब हम रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर में हम बोलते हैं ना कि सबसे पहली हुई बारिश में हमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि ना वो सबसे पहली होती है, उसका जो पीएच होता है वो अगर 5.6 से नीचे जाता है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, एक्वाटिक लाइफ में जीना मुश्किल हो सकता है उनकी वजह से। एक्वाटिक लाइफ में जो जी रहे हैं, मछली, हमारी प्यारी प्यारी मछली को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। हमारे शार्क भाई साहब, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु है जो एक्वाटिक लाइफ में जीते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। ठीक है, उनके सर्वाइवल में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एसिड रेन की वजह से। और जो अगर हम सॉइल की बात करें तो हमारा जो पीएच है नॉर्मल सॉइल का वो 6.6 से 7.5 तक जाता है। अगर वो देखो, ऐसा होता है ना कि अगर वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है ना तो हम उसमें बेसिस वाली सब्सटेंस डाल देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। एसिड और बेस क्या मिलाकर क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए अगर वो ज्यादा एसिडिक हो गया है ना तो उसके अंदर बेस डाल देते हैं। अगर ज्यादा बेसिक हो गया है तो उसके अंदर हम एसिडिक डाल देते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज वाले जो सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अब हम अपनी स्टमक की बात करें। अभी मैंने आपको क्या बताया? पीएच हमारी बॉडी का बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने क्या बताया? पीएच ऑफ
ऑयल बता दिया। अब मैं बता रही हूँ पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे स्टमक के अंदर ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। अब देखो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी के वक्त पे होता क्या है, हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है। HCl जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से अपने को पेन और इरिटेशन होने लग जाती है। तो इसके लिए हम यूज ऑफ एंटासिड करते हैं, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करते हैं, ताकि हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसकी वजह से हम एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसको सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस मिला कर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो जैसे अपने बॉडी के अंदर ना ज्यादा एसिड बन गया, ज्यादा ही एसिड रिलीज होने लग गया, प्रोड्यूस करने लग गया हमारा स्टमक, तो हम उसके अंदर बेस मिला देंगे। क्या होता है वो, क्या हम 6 सेकेंड में कुछ होता है ना, 6 सेकेंड में काम करना शुरू। अच्छा इनो, यस यस यस, इनो लो 6 सेकेंड में काम शुरू। वो क्या होता है, वो भी एक बेस ही है। वो बेस लेते हैं हम ताकि एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएच इन आर माउथ। जो माउथ के अंदर जो पीएच होता है, अगर देखो सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में पूरे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, टूथ होता है। टूथ जो किस चीज से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से टूथ बना होता है, जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। ठीक है, अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे गिरा, तो ये ना, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कोरोड होना शुरू हो जाएगा, और हमारे जो दांत है ना वो झड़ने शुरू हो जाएंगे। भाई हमारे दांत सारे गिर जाएंगे यार। तो देखिए ऐसे होता है कि जब हमारा 5.5 से नीचे पीएच चला जाता है, जब 5.6 से नीचे जाता है तो रेन वाटर होता है, सॉरी रेन वाटर जब 5.6 से नीचे चला जाता है तब वो एसिड रेन हो जाता है। ठीक है, अब ना हम क्या समझते हैं कि हम ही सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं क्या, नहीं, एनिमल्स भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। जैसे हम उधर खड़े भी होंगे ना, तो उन्हें ऐसा, अगर हम उनको छेड़ेंगे तब वो अपने को ऐसे करके स्टिंग कर लेंगे, और वो स्टिंग करते हैं ना तो फिर उसके अंदर ना एसिड होता है। एसिड कौन सा होता है, मेथनॉइक होता है या तो फॉर्मिक एसिड होता है। तो बी स्टिंग हो गया या फिर प्लांट्स होते हैं, इसके अंदर मेथनॉइक एसिड होता है, या तो बोले तो फॉर्मिक एसिड। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा लगाते हैं ना तो इससे हमें रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, एसिड पर हम बेस लगाएंगे तो अपने को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का हम कल से पढ़ेंगे। अच्छा मैं एक एक चीज ये भी आपको बता देती हूँ कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टामारिंड में टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड में अपने को पता है लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंड स्टिंग में भी मेथनॉइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में भी मेथनॉइक एसिड होता है। ठीक है, ये सारे आपको मैंने बता दिए कि एसिड किस किस में होता है। ये मैंने बुक की ही फोटो ले रखी है, बुक में ये बता रखा है कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। ठीक, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है सॉल्ट की फैमिली के बारे में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।